नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे भारत संघ की और संघ और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है उन शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करेंगे, विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे, संघ और राज्य सेंटर और स्टेट के बीच में वित्त संबंध जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे कि हमारे संविधान में इन सब संबंधों के लिए कौन कौन सी शक्तियां सेंटर के पास हैं, संघ के पास हैं, कौन सी शक्तियां स्टेट्स के पास हैं, राज्यों के पास हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। दोस्तों, भारत का संविधान एक परिसंघ संविधान है या एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। परिसंघ संविधान के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा निश्चित होना चाहिए, जिससे दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा ना हो, किसी तरह का कोई टकराव पैदा ना हो, कोई मतभेद पैदा ना हो। परिसंघ संविधान के सैद्धांतिक रूप के अनुसार प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च है और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारतीय संविधान के निर्माता अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उन देशों में जहां परिसंघ संविधान की स्थापना की गई थी वहां की प्रणाली को देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। क्योंकि भारत का संविधान सबसे अंत में अस्तित्व में आया है, इसलिए सारे विश्व की व्यवस्था को भारत के संविधान निर्माताओं ने पहले देखा और उसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया। भारत के संविधान में परिसंघ प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लागू करके संविधान निर्माताओं ने एक नया रूप प्रदान किया, एक नया स्वरूप दिया भारतीय संविधान को। संविधान के भीतर राज्य और संघ के बीच जितना संभव हो सके उन सभी में शक्तियों का विभाजन कर दिया। सेंटर और स्टेट के बीच में तालमेल बना रहे और कोई मतभेद ना हो, इसलिए दोनों की शक्तियों को एक दूसरे में बांट दिया, अलग अलग बांट दिया गया कि ये सेंटर की शक्तियां और ये स्टेट की शक्तियां हैं। केंद्र और राज्यों के बीच तीन प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें पहला है विधायी संबंध, दूसरा है प्रशासनिक संबंध और तीसरा है वित्तीय संबंध। बात करते हैं विधायी शक्तियों की, तो भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके तहत आर्टिकल 245 ये उपबंधित करता है कि संविधान के इन उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है, कानून बना सकती है, और किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के किसी भी भाग के लिए विधि बना सकता है, कानून का निर्माण कर सकता है। और इस आर्टिकल के खंड 2 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अमान्य नहीं समझी जाएगी कि वो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर लागू होती है। इसका तात्पर्य यह है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों की संपत्ति पर लागू होगी, बल्कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिक और उनकी वहां स्थित संपत्ति पर लागू होगी। आर्टिकल 243/1 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बना सकता है, कानून बना सकता है। इसका मतलब यह है कि राज्य की विधायी शक्तियों का विस्तार राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है, लेकिन इस नियम का एक अपवाद भी है, अर्थात राज्य द्वारा बनाई गई विधि भी राज्य क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में लागू हो सकती है, बशर्ते उस वस्तु से उसका कोई संबंध हो जिसके ऊपर विधि लागू होती है। इसे क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत कहते हैं। प्रत्येक देश की स्थानीय और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार शक्ति विभाजन भी अलग अलग होता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 3 अनुसूचियों का समावेश किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के संविधान में उक्त अधिनियम की प्रणाली का अनुसरण करते हुए इन 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संघ सूची के अंतर्गत मुख्य रूप से देश की रक्षा, विदेशी संबंधी युद्ध और समझौता, परमाणु ऊर्जा, रेल, वायु मार्ग, समुद्री जहाज, डाक तार, टेलीफोन, बेहतर रोड, कास्टिंग, विदेशी व्यापार, नागरिकता, जनगणना, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, बीमा विनियम, चेक, वचन पत्र, बांट और माप का स्थापन, प्रदर्शन के लिए चलचित्रों की मंजूरी, कृषि आय से अलग हटकर जो टैक्स होते हैं, कृषि आय को छोड़कर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो, सीमा शुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क भी आता है, इन सभी विषयों पर संसद ही कानून बना सकती है। वहीं राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय महत्व के 6 विषय हैं, जिसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और उच्च शिक्षा, औषधालय और मादक एवं शराब का उत्पादन, निर्माण एवं कब्जा, परिवहन, क्रय विक्रय, शिक्षा, कृषि एवं सार्वजनिक आमोद
विनोद, प्रमोद आदि विषय पर राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। वहीं समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषय दिए गए हैं, जिनमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, संविधान एवं न्याय प्रशासन, उच्चतम और उच्च न्यायालय से अलग सिविल प्रक्रिया, वन्य, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, व्यापार, संघ, सामाजिक सुरक्षा विधि और राष्ट्रीय जलमार्ग, बांध और कीमत नियंत्रण, विद्युत कारखाने, समाचार पत्र, संपत्ति आदि विषय आते हैं। इन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अधिकारिता प्राप्त है, पर दोनों सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होती है। संविधान निर्माताओं ने देश की मुख्य विधियों में एक रूपता और शक्ति विभाजन की कठोरता को कम करने की दृष्टि से समवर्ती सूची को संविधान से जोड़ा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संघ सूची में शासन का नियंत्रण, सशस्त्र बल पर संघ का नियंत्रण विषय जोड़ा गया था। बात करें अगर वित्तीय संबंध की, तो संघ और राज्यों के बीच परिसंघात्मक प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध पर्याप्त हों, जिससे संविधान द्वारा निर्देशित सभी अपने अपने उत्तरदायित्व का सुचारू रूप से पालन कर सके। राज्यों के विधायी शासकीय प्राधिकार को कायम रखने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उक्त संघीय सिद्धांत का विश्व के किसी भी परिसंघात्मक संविधान में पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण राज्यों को मिलने वाले आर्थिक अनुदान के लिए केंद्र पर निर्भर होने के लिए बाध्य होना पड़ता है।